हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी इकोनॉमिक्स एंड सी सेट प्री बैच चल रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है इकोनॉमिक्स के अंदर, और जिसमें हम रमेश सिंह बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रमेश सिंह ही पढ़नी है, साथ में आप किसी भी बुक को लेके साथ में पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर। कंसेप्ट सब में सेम होता है। आप कंसेप्ट यहाँ से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। और इफ अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये तो हमारा कल का है, क्या नाम है, सी सेट वाला। सर आज ही देख रहा था सर सुबह सी सेट। अच्छा, सी सेट का देखा, रिवाइज करा उसको 2-3 बार और देखना, हाँ समझ सर। में आएगा। हम्म, चलिए, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा जो मेरे द्वारा गाइडलाइन दी जाती है वो ये है कि मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे लिखता हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आ पाती है। और प्लस आजकल तो ठंड भी ज्यादा हो गई है, लिखने का मन भी नहीं करता है। चैप्टर नंबर 14 सिक्योरिटी मार्केट हम कर रहे थे। इसके अंदर में मैं बता चुका था एनएससी बीएससी इन सारी चीजों के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सारी। आज हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि स्टॉक से रिलेटेड हैं, जो कि आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, और वो बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, बियर एंड बुल। आप लोगों ने शायद एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992। इफ अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी आपको टाइम मिले, ये नहीं कि इस लेक्चर के बाद आप जाके उसे सीधा देखने लगे, बट जब भी आपको टाइम मिले आप इसको देखिएगा। आपको काफी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी शेयर मार्केट के बारे में, कि किस तरीके से वो वर्क करती है, किस तरीके से मनी मार्केट में डिफरेंस होता है, किस तरीके से वो स्टॉक्स को खरीद के कैसे राकेश झुनझुनवाला जी एक इतने बड़े इंसान बने। तो बेसिकली क्या है ये, क्या नहीं, देखो। बियर एंड बुल, बियर का क्या मतलब होता है और बुल का क्या मतलब होता है, उसको हम बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे आपको कोई भी एक डेफिनेशन बताने को तो कोई भी बता देता है, जस्ट लाइक जैसे कोई भी आपको ही बोल देता है कि अ पर्सन हु स्पेक्युलेट्स शेयर प्राइसेस टू फॉल इन फ्यूचर एंड सो टेल्स हिज शेयर एंड अर्न्स प्रॉफिट इज बियर। अरे भाई, ये तो आपने रटी रटाई डेफिनेशन बता दी, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है इसका, मैं दोनों टर्म्स को एक साथ लेके चलूंगा, बियर एंड बुल। यहाँ पे एक मिनट के लिए इस टर्म को हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको अलग से एक हल्का सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे कि आपको बियर एंड बुल में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो हम इन्फ्लेशन के टाइम पे हम डिफरेंस देख रहे थे, वो आप वैसे ही समझ लीजिए। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि क्या होता है, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं अगर कोई भी, जस्ट लाइक जैसे कोई एक शॉप है कोई एक शॉप है, और ये शॉप है, जर्नल स्टोर है, ये एक तरीके से एक जर्नल स्टोर है। इस पे हर एक सामान मिलता है। यहाँ पे आपके जो भी डेली यूज के जो आइटम्स है वो सारे मिलते हैं आपको, मतलब कोलगेट, सोप वगैरह, हर एक चीज, बिस्किट, नमकीन उमकीन सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक कि इनके पास पार्ले जी, ओरियो बिस्कुट मानते हैं, ओरियो बिस्किट मानते हैं, ओरियो, क्योंकि पार्ले जी का तो एग्जांपल हम बहुत ले लिए। ओरियो बिस्किट है, ओरियो बिस्किट जो है वो 10 रुपीज का है। 10 रुपीज का ओरियो बिस्किट मिल रहा है, और इनके पास क्या है एट लास्ट, कि जब इनके पास 10 रुपीज का बिस्किट है, और मान लेते हैं कि इनके पास जो अवेलेबल पैकेट्स हैं, ये 10 रुपीज का बिस्किट बेच रहे हैं, बट इनके पास जो अवेलेबल पैकेट्स हैं ओरियो बिस्किट के, वो हैं कितने, 5 अवेलेबल पैकेट्स हैं, 10 रुपीज का ये बेच रहे हैं। लेकिन इसको खरीदने वाले कितने लोग आ गए हैं, इसको खरीदने वाले मान लेते हैं कि 10 लोग आ गए हैं, और इन 10 के 10 लोगों को ये ओरियो बिस्किट चाहिए। और काफी लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है कि अगर उन्होंने जिस भी मतलब जो भी उनको चीज लेनी है, अगर वो नहीं मिलती है तो ईगो हर्ट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसको ज्यादा दाम में भी खरीदने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दाम में भी खरीदने की कोशिश कर देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक सिनेरियो कि क्या होता है कि जब ये 10 रुपए का बेच रहा था, 5 अवेलेबल बिस्किट है, लेकिन इस शॉपकीपर को साथ में ये भी दिख रहा है कि भाई 10 लोग खरीदने वाले हैं, मैं क्यों ना इसका प्राइस हाई कर दूं। ठीक। तो इसने क्या करा, इस 10 रुपीज के बिस्किट को कितना कर दिया, इसने 10 रुपीज के बिस्किट को 50 रुपीज कर दिया, मान लेते हैं 50 रुपीज पर बिस्किट कर दिया।
तो क्या हो गया कि इनमें से 5 लोग तो सीधे सीधे चले गए, सिर्फ 5 लोगों ने वो 50 रुपए में बिस्किट्स खरीद लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि 10 रुपीज से सीधा सीधा प्राइस जो है वो 50 रुपीज पहुंच गया, क्योंकि इसके पास डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। ठीक, ये जो कंसेप्ट जो कि हम इन्फ्लेशन में भी पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे बियर एंड बुल में वो कंसेप्ट कैसे काम करेगा, क्या है क्या नहीं, वो हम आपको बताते हैं। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि जिस टाइम पे अगर इस शॉपकीपर के पास ओरियो बिस्किट की भरमार आ जाए, यानी कि बहुत ज्यादा इसके पास क्या आ जाते हैं, इसके पास ओरियो बिस्किट जो है, ओरियो बिस्किट जो है वो इसके पास कितनी क्वांटिटी में आ गए, मान लेते हैं कि इसके पास 10 ओरियो बिस्किट है और 10 रुपीज पर पीस ये बेच रहा है, यानी कि 10 रुपीज पर बिस्किट ये बेच रहा है, लेकिन इसको खरीदने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। इसके जो एक्सपायरी डेट है वो भी आने वाली है, एक्सपायरी डेट भी आने वाली है, और ऑब्वियसली बात है इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिके है नहीं है, 10 पैकेट्स रखे हैं 10 रुपीज के। अब ये क्या करेगा, इसके प्राइस इसने डाउन कर दिए, क्यों, क्योंकि बोल सोच रहा है कि यार खराब होने से बेहतर है कि मैं इसको 5 रुपए में बेच देता हूं, तो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट मेरे पास आ ही जाएगा। तो इसने क्या करा, इसके प्राइस को 5 रुपए कर दिया, यानी कि 10 रुपीज से 5 रुपीज कर दिया इसके प्राइस को। अब जो लोग हैं ऑब्वियसली बात है, जो नहीं खरीदते हैं वो भी खरीद लेते हैं, अरे चलो ठीक है सस्ता तो है, खरीद लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, काफी सामान आप इस वजह से खरीद लेते हैं, चलो ठीक है काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन जिस टाइम पे उसका प्राइस ज्यादा होता है उस टाइम पे आप नहीं खरीदते हैं कि चलो अब सस्ता हो गया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम आ जाएगा, घर में पड़ी हुई चीज काम आ जाती है, ऐसे करके आप ले लेते हैं। तो इसके ये बिक गए, लेकिन एक्चुअल में ये 10 पैकेट कितने के बिकने चाहिए थे, ये 100 रुपीज के बिकने चाहिए थे, लेकिन वो बिके कितने के सर, वो बिके 50 रुपीज के। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा था और इसके खरीदने वाले बहुत कम लोग थे। ठीक, अब सेम विद दिस शेयर मार्केट में सिनेरियो कैसे चलता है, अब शेयर मार्केट में क्या सिनेरियो चलता है, देखो अभी बियर एंड बुल साइड में रखो, ये एक एक सेकंड में समझ में आ जाएगा जो कंडीशन आपने समझ ली। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर में क्या होता है कि बेसिकली जिस टाइम पे आप शेयर खरीदने गए किसी भी एक कंपनी के, आपने एक शेयर है, अभी बियर एंड बुल को साइड में रखना है, ये कंसेप्ट ही एक सेकंड में समझ में आएगा, जैसे ही ये समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, शेयर मार्केट में आपके आपने किसी भी एक कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ये शेयर क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो एटलीस्ट जिसने भी नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये किसी भी कंपनी के XYZ कोई भी एक कंपनी है, चलो रिलायंस कंपनी मान लेते हैं, XYZ छोड़ो, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के शेयर क्या करे, मार्केट में आए, और मार्केट में कोई एक पर्सन था ए नाम का, उसने वो सारे शेयर्स खरीद लिए, उसने वो सारे शेयर्स खरीद लिए और खरीद के अपने पास रख लिए। अब शेयर में तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही उनका मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये बेचते किस लिए शेयर, ताकि उनको कुछ एक पैसा जो चाहिए वो मार्केट से उठा लें और अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करने में वो लगा दें। शेयर किस चीज पे, वो ऑब्वियसली बात है क्या करते हैं कि जिस जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ परसेंट आपके लिए निर्धारित कर देते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम वो जो प्रॉफिट है उसका आपको इतने परसेंट देंगे। मतलब कल को रिलायंस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो मार्केट में शेयर निकालता है, आईपीओ। ठीक, आईपीओ और शेयर में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताएंगे। आईपीओ कैसे निकलते हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है एक, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, चलो यहीं पे ही बता देता हूँ, यहीं पे ही बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिपीट करेंगे, ये पेड क्लासेस नहीं है, यहाँ पे हम जितने जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम चीजों को करते रहेंगे, नो इशू। रिलायंस को पैसों की जरूरत है, मान लीजिए कि इसको कोई भी एक अपनी यूनिट दिल्ली के अंदर में लगानी है, दिल्ली के अंदर में अपनी इसको यूनिट लगानी है। अब यूनिट लगाने के लिए इसको 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई है, 10,000 करोड़ रुपीज की इसको जरूरत पड़ गई है। अब ऑब्वियसली बात है कोई भी अगर कंपनी को अपना एक्सपेंशन करना है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो भी मार्केट से पैसे उठाता है। अब आप बोलेंगे ये सर ये लोन क्यों नहीं लेने थे, यार लोन लेने से ही हर एक चीज नहीं हो पाती है। ठीक, वो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं कि लोन क्यों नहीं लेते हैं। ठीक, इतने करोड़ों रुपए का लोन अगर हर एक बिजनेसमैन को बैंक के देने लगे तो आम जनता का क्या होगा, जो एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो चीजें हैं उनको कहाँ से जाएगा फिर, है कि नहीं। तो अब ये 10,000 करोड़ का इनको चाहिए, तो ये जो BSE में लिस्टेड रहती हैं जो कंपनी, जो कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये लिस्टेड कंपनी है, सिर्फ उन्हीं के ही आप आईपीओ ले सकते हैं। मतलब इसकी भी एक कंडीशन है कि जस्ट लाइक जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE पे जो आप मतलब जो भी ये कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं
तो ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी, जस्ट लाइक जैसे आपने कोई एक कंपनी चालू कर दी और कल को आप बीएसई में जाकर रजिस्टर्ड कराने हैं, नहीं, उसका हर एक चीज टर्नओवर वगैरह ये सारी चीजें होता है। तो रिलायंस बीएसई में है, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये अपना आईपीओ इशू करता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सबसे पहला जो पब्लिक को ऑफर दिया गया, किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। क्या कि यार देखो, हमको 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप एक काम करिए, आपको जितना भी आईपीओ, जितना भी शेयर हमारी कंपनी के अंदर में खरीदना है, आप उतना खरीद लीजिए, लेकिन जितना आप पैसा लगाएंगे हम उस पर इतना परसेंट प्रॉफिट देंगे। मान लीजिए कि रिलायंस ने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, कि मान लीजिए कि आपने इफ अगर 1 करोड़ रुपए लगाया है, 1 करोड़ रुपए के हमारे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो 10% का जो प्रॉफिट है हम उस पर आपको देंगे इतने दिन बाद। ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है, फ्लक्चुएट करता रहता है। आप अगर देखते हैं कोई भी, आप अगर ऐप चलाते हैं तो उसमें ग्राफ अप डाउन जाता है, अप डाउन जाता है, वो मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जाता है। ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी ही हर एक चीज कर रही है, वो मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे जाता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं वैसे ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए तो तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, अब क्या होता है कि रिलायंस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसने शेयर अपने इशू करे आईपीओ के थ्रू। आईपीओ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि रिलायंस के द्वारा पब्लिक को ऑफर दिया गया है, जिसमें कि वो अपने शेयर्स दे रही है और आप लोगों से पैसा ले रही है, और आपको बोल रही है बदले में कि भाई साहब आप जितना पैसा लगाएंगे उसका मैं 10% प्रॉफिट आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार 10% चलता है, ये जस्ट एक अजम्पशन है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो 10% प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। ठीक, अब 10% वो प्रॉफिट उसने देने के लिए बोल दिया। ओके, कि इतना चलता रहेगा, या मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें कैसे वेरी करती रहती है, मतलब मान लीजिए कि अगर मार्केट में रिलायंस के प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट में अगर रिलायंस के प्रोडक्ट की डिमांड है तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ज्यादा बिकेगा, तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में रिलायंस के प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड ही नहीं है, तो वो ग्राफ उसका नीचे जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मार्केट से ही तो पैसा कमाएगा, तभी तो वो आपको प्रॉफिट देगा ना। अगर उसके पास इतना ही पैसा होता तो वो 10,000 करोड़ रुपए आपसे नहीं उठा रहा होता। ठीक, तो वो तो अपने आप से खुद लगा देता। तो यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है। अब क्या होता है, अब इसके अंदर में एक सिनेरियो आता है। सिनेरियो क्या आता है, आप और हम जो है, मतलब चलो मैं मान लेता हूँ या आप मान लेते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक, मिडिल क्लास मैं तो हूँ, चलो यार मे बी आप लोग हायर क्लास हो, सॉरी अगर मैंने आप लोगों को मिडिल क्लास में काउंट कर दिया हो, बट हाँ हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। बट ठीक है, अब मिडिल क्लास लोग हैं और यहाँ पे हायर क्लास। ठीक, हायर क्लास मान लेते हैं। रिलायंस के आईपीओ आए, रिलायंस के आईपीओ आए, रिलायंस के आईपीओ आए, रिलायंस ने अपने आईपीओ रिलीज करे। ऑब्वियसली बात है, जिस टाइम पे आप आईपीओ लेते हैं, चाहे आप किसी भी ऐप के थ्रू लो, देखो मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं नाम भी नहीं लेता, चलो छोड़ो, मैं नाम ही नहीं लेता। बहुत सारे ऐप मार्केट में हैं जिनके थ्रू आप अपना आईपीओ किसी भी कंपनी का जिस टाइम पे निकलता है आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं मिले उनको प्रमोट करने के लिए, तो मैं नाम क्यों लूं उसका, और पैसे भी मिले होते तो मैं क्यों लेता नाम। हम सिर्फ एक पढ़ने के पर्सपेक्टिव से चीजें कर रहे हैं। ठीक, तो अब आईपीओ आपने किसी भी एक एक्स वाई जेड से आप खरीदना चाह रहे हैं। ठीक, अब इस ऐप में रजिस्टर्ड है आप भी, एक मिडिल क्लास यानी कि मैं मान लीजिए, और हायर क्लास आप भी रजिस्टर्ड है। यार देखो, एक वो होती है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कंसेप्ट सुना होगा ना। यार मान लीजिए कि मैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली इंसान हूं, मैं सिर्फ आईपीओ में 1 लाख रुपीज लगा रहा हूं, और ये जो सामने वाला यार हायर क्लास पर्सन है वो 1 करोड़ रुपए लगा रहा है। आईपीओ हर एक को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और आपको सीधा बिडिंग के बाद आपको आईपीओ मिल जाएंगे, नहीं। इसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप फॉर्म भरते हैं, आप अच्छी तरीके से आप उसमें डिटेल भरते हैं, आप उसमें हर एक चीज डालते हैं कि आपको इतने आईपीओ चाहिए, आपने पर शेयर का इतने प्राइस रखा, ये सारी चीजें करा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आईपीओ मिल जाएंगे। आईपीओ जो वो कंपनी जिसको देना चाहेगी वो उसको देती है। ऐसा देयर इज नो ऑब्लिगेशन कि भाई साहब आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप उसके कितने, मतलब बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अगर कम पैसे लगा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपए लगाए उसके शेयर खरीदने में, जिस टाइम पे उसने आईपीओ निकाला, और एक हायर क्लास पर्सन ने उसके 1 करोड़ रुपए लगाए। अब क्या होगा यहाँ पे,
यार ऑब्वियसली बात है, कोई भी एक पर्सन है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ, कभी आपके दिमाग में कुछ एक गलत चीजें बैठ जाए तो इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं समझने के लिए। तो कल को मान लेते हैं कि ये जो आईपीओ है ये सारा किसको चला जाता है, इस हायर क्लास पर्सन को चला गया, क्योंकि इसने ज्यादा शेयर खरीदे, इसको ज्यादा पैसे। ऑब्वियसली बात है, इसको जब 1 करोड़ रुपए तो, और रिलायंस ने बोल ही रखा था कि हम 10% का प्रॉफिट देंगे, ये मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लिया कि 10% का प्रॉफिट देंगे। अब इस हायर क्लास पर्सन ने क्या करा, सारे आईपीओ अकेले ने खरीद लिए। यार जब सारे आईपीओ इस एक पर्सन ने खरीद लिए और इस मिडिल पर्सन को वो आईपीओ मिला ही नहीं, इसको बिड ही नहीं मिली, ठीक, अब इसको नहीं मिला। अब ये क्या करता है, इसने क्या करा, सारे आईपीओ अपने पास रख लिए, और जिस टाइम पे इस आईपीओ के मान लेते हैं कि ये 10% प्रॉफिट दे रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए, अब इसके दिमाग में क्या आता है, ये अपनी तरफ से, अपनी ही तरफ से क्या करता है, जितने भी ये क्या है, जितने भी शेयर्स हैं उनको मार्केट में उतार देता है। मतलब मार्केट में उतार देना इन द सेंस कि मान लीजिए कि कल को इसको 10% का बोला गया था, लेकिन अब मार्केट में क्या आया कि मार्केट में इस जो ये इसने शेयर्स खरीदे थे रिलायंस के, उसके प्राइस काफी हाई हो जाते हैं, प्राइस काफी हाई हो गए हैं, एकदम से ग्राफ ऊपर पहुंच गया है। ये सारे आईपीओ बेच देगा और अपना एक प्रॉफिट कमा लेगा। मान लीजिए कि इसको 10 करोड़ रुपए के वो आईपीओ बेचने के बाद मिल गए 10 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए के इसने खरीदे। लेकिन क्या हुआ कि रिलायंस के आईपीओ की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्यों, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई, और उसके पर शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया। अब आप बोलेंगे सर उन आईपीओ को खरीद कौन रहा है, उन आईपीओ को खरीदेगा कौन फिर, मतलब ये जो है ये क्या है बेसिकली, अब इनको खरीदेगा कौन। अब इसके बाद क्या होता है कि जिस टाइम पे इसने शेयर खरीद लिए, अचानक से मार इसके पास ये सारे शेयर्स आ गए। अब इन कंपनीज को क्या हुआ, इस कंपनी को जितना पैसा चाहिए था, मान लेते कि उसको वो मिल गया, ठीक। अब क्या हुआ कि अचानक से रिलायंस का जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस हाई चले गए, और इसका मार्केट सिनेरियो ऊपर चल रहा है, और इसके शेयर के पर शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो गया। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, ये भी इस आईपीओ को खरीदने के लिए, मतलब ऑब्वियसली बात है, खरीदना चाहेगी कि चलो एट लास्ट अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। अब सारे शेयर्स तो इसके पास पड़े हैं, अब सारे शेयर्स इसके पास पड़े हैं, इसने मार्केट सिनेरियो देखा कि भाई साहब ये जो मार्केट सिनेरियो पहले ऐसे ऐसे चल रहा था, अब अचानक से ऐसे गया। तो इसने अपने पास के जितने भी शेयर्स थे वो मार्केट में उतार दिए, वो मार्केट में उतार दिए। और इसने क्या करे, वो जो शेयर्स थे इन मिडिल क्लास फैमिलीज को, मतलब मान लीजिए कि अगर मार्केट में सिनेरियो चल रहा है उसके पर शेयर का प्राइस 500 रुपए, इन्होंने 500 रुपए के हिसाब से बेच दिए सारे, और इसने 10 करोड़ रुपए कमा लिए। अब मिडिल क्लास ने वो शेयर इसलिए लिए कि चलो आज इसका शेयर प्राइस इतने पे जा रहा है, कल को शेयर प्राइस इसका और भी ज्यादा आगे उठ सकता है कि नहीं। तो मतलब जो एट लास्ट प्रॉफिट कमाया वो इस हायर क्लास पर्सन ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि जिस टाइम पे जरूरत थी रिलायंस को पैसे की, इसने इसके सारे शेयर्स ले लिए। सारे शेयर्स लेने के बाद क्या करा, अब मार्केट में सिनेरियो क्या हुआ कि रिलायंस के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, तो इसके मार्केट में जो शेयर्स थे वो काफी ज्यादा हाई जाने लगे। और जिस टाइम पे उसके शेयर्स की मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ने लगी, तो जिस पर्सन के पास इसके आईपीओ या शेयर्स थे, तो उसने क्या करा, उस जो शेयर्स थे वो उसने मार्केट में उतार दिए, और जो ये मिडिल क्लास फैमिली थे जो कोई भी लेना चाहे उनको बेच दिए, और उसने अपना एक प्रॉफिट जो था वो कमा लिया, कितने, 10 करोड़ रुपए का, ठीक। अब सेकंड सिनेरियो एक और क्या हो जाता है, यही एक पर्सन है जो कि मार्केट में शेयर के प्राइस को इंक्रीज कर देता है कई बार, और डिक्रीज कर देता है। क्यों, यार सारे रिलायंस के शेयर्स इस पर्सन के पास हैं, सारे शेयर्स इस पर्सन के पास हैं। अब सारे शेयर इस पर्सन के पास है, मार्केट में सिनेरियो ऊपर हाई इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, इसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, और सारे शेयर खरीद के बैठा है ये हायर क्लास, तो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इसका मान लीजिए कि एक शेयर का जो प्राइस था वो 500 रुपये चल रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अरे यार रिलायंस के प्रोडक्ट की तो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं इसके शेयर्स को 500 की जगह 700 में बेच दूं, 800 रुपये पर शेयर बेच दूं, जितने रुपए भी वो डिसाइड करेगा। तो यानी कि स्टॉक इसके पास है ना, बहुत ज्यादा स्टॉक है, इसी के पास हर एक चीज है, तो ये जैसा चाहेगा वैसा इसका प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक। यही एक ऐसा पर्सन है जो कि इसके प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है। अब यहाँ पे एक और सेकंड सिनेरियो क्या आता है,
ठीक, इसको आप ऐसे समझ लो कि टमाटर मतलब टोमेटो है, टमाटर है, टमाटर का गोदाम में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है। मान लेते हैं 10 क्विंटल का आपके पास स्टॉक पड़ा है, 10 क्विंटल टमाटर है, लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि आप उसको स्टॉक करके बैठे हैं, तो इस वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा डाउन है। और जब बहुत ज्यादा डाउन सप्लाई है तो डिमांड तो उतनी ही है ना लोगों की, क्योंकि लोगों को डेली अपने जरूरत पड़ती है टोमेटो की। आपने देखा होगा पिछले साल टोमेटो के प्राइस हाई गए थे, क्यों? स्टॉक्स, मतलब ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पिछले साल का रीजन नहीं बता रहा हूँ, रीजन बहुत सारे थे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा कि क्यों हाई गया था। तो टमाटो का स्टॉक था, इन्होंने सोचा कि भाई साहब अब बहुत ज्यादा सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम 10 रुपए किलो से टमाटर 100 रुपए किलो बेच दें। 100 रुपए किलो। इन्होंने अपना स्टॉक निकालना स्टार्ट कर दिया मार्केट के अंदर में। यही तो करते हैं लोग, अपने पास स्टॉक जमा करके रख लेते हैं। जैसी मार्केट में सिनेरियो आता है, सप्लाई कम पड़ जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो अपने जो उनके पास स्टॉक होता है उसको वो निकालते हैं कि चलो अब हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक। सेम विद द शेयर। सेकंड सिनेरियो क्या होता है? यही एक मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। अच्छा यार, एक बार ये बता दो, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? कई बार स्क्रीन का इशू हो जाता है बहुत से टाइम। ये जो मिडिल क्लास पर्सन है और ये जो हायर क्लास था, हायर क्लास को आप राकेश झुनझुनवाला बता समझ सकते हैं। इसके पास सारे आईपीओ या शेयर्स पड़े। आईपीओ एक प्रोसेस है जो कि शेयर को बेचते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जो कि शेयर्स को निकालते हैं, यानी कि कंपनी के द्वारा सबसे पहले जो ऑफर करा गया पब्लिक को। आईपीओ में शेयर्स निकलते हैं, कुल मिला के ये एक प्रोसेस है जिसमें आप शेयर बेच रहे हैं। ठीक। राकेश झुनझुनवाला के पास बहुत ज्यादा शेयर्स पड़े हैं। अब स्टॉक पड़ा है भाई साहब, इनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है। अब रिलायंस को फिर पैसों की जरूरत पड़ी, मान लेते हैं रिलायंस को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और रिलायंस ने अपना शेयर जो निकाला, मान लेते हैं कि उसने अपना शेयर 10,000 रुपए, 10K का पर शेयर निकाल दिया उसने। अब क्या हुआ? अब क्या होता है इसमें, ये जो मिडिल क्लास है वो तो ऑब्वियसली बात है, वो सोचता है कि चलो यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए तो क्यों ना हम इसको शेयर को खरीद लेते हैं। ठीक है। अब शेयर को खरीद लेते हैं। ये मिडिल क्लास को भी छोड़ो, स्कैम 1992 के में जिस टाइम पे आप देखेंगे उस टाइम पे एक कंडीशन भी आती है। मान लेते हैं इस हायर क्लास का ही एक कॉम्पिटिटर है कोई, यानी कि ये जो राकेश झुनझुनवाला है, मान लेते हैं यहाँ पे झुनझुनवाला लिख देता हूँ, राकेश लिख देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी जो थे उनका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख देते हैं, अ, अक्षय लिख देते हैं। ये इनका एक कॉम्पिटिटर, यानी हर्षद लिख देते हैं, हर्षद मेहता था ना, हर्षद मेहता का स्कैम, हर्षद लिख देते हैं, हर्षद। और यह है राकेश, राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता। राकेश झुनझुनवाला के पास ऑलरेडी स्टॉक्स पड़े हैं रिलायंस के, ये हर्षद मेहता को नहीं पता है, ये हर्षद मेहता को नहीं पता है। अब क्या होता है, रिलायंस जो है वो अपना शेयर निकालती है दोबारा मार्केट के अंदर, और वो अपना प्राइस 10,000 रुपए का रखती है। अब हर्षद मेहता जी सोचते हैं कि अब की बार सारे शेयर्स मैं खरीद लेता हूं, और जैसे ही मार्केट में रिलायंस के शेयर की डिमांड बढ़ेगी, मैं उन मार्केट में उन शेयर्स को निकाल दूंगा। तो जैसे टोमेटो का मैंने बताया था ना, ये टमाटर के जो प्राइस जैसे ही मतलब बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे मैं अपना स्टॉक निकाल के टमाटर को मार्केट में निकाल दूंगा 100 रुपए किलो। हर्षद मेहता जी ने भी सेम यही सोचा और रिलायंस के सारे शेयर्स खरीद लिए। और सारे शेयर्स खरीदने के बाद ये एकदम खुश मिजाज में बैठे हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि अब जिस टाइम पे इस रिलायंस के शेयर्स की जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ेगी, उस टाइम पे मैं अपने धीरे धीरे शेयर्स निकाल दूंगा और अपना एक प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन इनके जो कॉम्पिटिटर थे राकेश झुनझुनवाला, वो बहुत शातिर इंसान, उनको पता लगा कि अच्छा हर्षद प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर्षद को हम सारा ही प्रॉफिट कमवा देते हैं। कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर को बिना उसके तो नहीं जाने देंगे। अब राकेश जी ने क्या करा, जो इनके पास शेयर्स का स्टॉक रखा था,
ठीक। या उससे पहले एक और सिनेरियो समझ लीजिए कि क्या होता है अचानक से, जब जिस टाइम पे सारे शेयर खरीद लिए हर्षद ने, अचानक से मार्केट के अंदर में रिलायंस के शेयर्स के जो प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं। मान लेते हैं कि एक प्राइस शेयर 20,000 रुपए का बिक जाता है। हर्षद मेहता जी ने 10,000 में खरीदा था, और उस रिलायंस के आईपीओ के जो शेयर के प्राइस थे वो 20,000 चले गए। तो हर्षद मेहता जी अपने शेयर को बेच के प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। ऑब्वियसली बात है, 10,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। अब जितने उन्होंने शेयर खरीदे होंगे उस पर उनको और प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये राकेश झुनझुनवाला जी को समझ नहीं आई, ये एकदम से इन्होंने क्या करा कि अरे भाई साहब अभी रुको, तुमको हम प्रॉफिट कमवाते हैं। इन्होंने क्या करा, राकेश झुनझुनवाला ने यहां पर शेयर्स की बारिश कर दी। शेयर्स की बारिश क्या कर दी, जितने भी इनके पास स्टॉक थे, जितने भी इनके पास शेयर्स का स्टॉक था रिलायंस के, वो इन्होंने मार्केट में उतार दिए। यार आप खुद सोचो, ये 10,000 से 20,000 रुपए प्राइस क्यों हुआ है शेयर का? क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो गई थी रिलायंस के शेयर्स की। तो हर्षद मेहता जी के पास जो शेयर्स थे, उन मतलब ऑब्वियसली बात है कि जिस टाइम पे टमाटर के जो डिमांड थी वो उतनी ही थी, बट सप्लाई कम थी, तो प्राइस हाई चला गया था टमाटर का। तो सेम यहाँ पे इस टाइम पे क्या था कि जो रिलायंस के शेयर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी, तो इसलिए 20,000 रुपए चला गया। लेकिन मान लीजिए कि सेम यहाँ पे टमाटर वाले सिनेरियो में, कि अगर टमाटर का स्टॉक को कोई और पर्सन सारा मार्केट में ले आए, ये गवर्नमेंट के द्वारा टमाटर की भरपूर सप्लाई कर दी जाए, तो वो जो टमाटर के प्राइस हैं वो डाउन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई ज्यादा होने के बाद क्या होगा कि प्राइस कम चला जाएगा। सेम राकेश झुनझुनवाला जी करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी रिलायंस के सारे शेयर्स को मार्केट में उतार देते हैं, और ये जो 10,000 से 20,000 का स्टॉक था वो 5,000 रुपए चला जाता है। डिमांड की ही वजह से सारी सिनेरियो डिपेंड करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट है चाहे कोई भी मार्केट है। ठीक है, कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास जो एक स्टॉक रखा था, उन्होंने वो अपना सारा स्टॉक बाहर निकाल दिया, और जो एक शेयर का प्राइस था 20,000 रुपए हो गया था, उसको वो 5,000 रुपए कर दिए। और जो हर्षद मेहता जी को नुकसान हुआ वो पर शेयर 5,000 रुपए का हो गया, और इनको नुकसान उठाना पड़ा। ये सिनेरियो आप जिस टाइम पे स्कैम 1992 मूवी देखेंगे उस टाइम पे भी आपको देखने को मिले। ठीक है, उस टाइम पे मैं रिलायंस की नहीं बात करूंगा कि रिलायंस के खरीदे थे, ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल के लिए दिया। अब यही दोनों कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, यही एक बियर है और यही एक बुल है। जिस टाइम पे शेयर्स को मार्केट में उतारा जाए, मार्केट के पैसों को कम कर, मतलब शेयर्स के प्राइस को कम करने के लिए, उस सिनेरियो को कहा जाता है बियर। बियर, दिस इज कॉल्ड बियर, दिस इज कॉल्ड बियर। और जिस टाइम पे उसके प्राइस हाई कर दिए जाते हैं, यानी कि मार्केट में से आई शेयर्स को खींचा जाता है, मतलब मार्केट में मार्केट के प्राइस को हाई करने के लिए क्या करा जाता है कि अपने पास स्टॉक जमा करा जाता है, उस सिनेरियो को हम कहते हैं बुल। उस सिनेरियो को हम कहते हैं बुल। ऑब्वियसली बात है, मैं स्टॉक अगर रखूंगा, टमाटर का स्टॉक मेरे पास रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है टमाटर के प्राइस ज्यादा जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम पड़ जाएगी। तो जिस टाइम पे हम ये चीज करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक, कि प्राइस को ज्यादा करना है तो हम शेयर्स को मार्केट से खींचते हैं, तो उसको बुल बोलते हैं। और जिस टाइम पे हम मार्केट में शेयर्स को निकालते हैं प्राइस को डाउन करने के लिए, उस कंडीशन को बियर बोला जाता है। बियर एंड बुल, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो बुल है वो उसके सींग ऊपर रहते हैं ना, ऐसे सींग ऊपर रहते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे सींग, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ये अपने सींग से ऊपर उठा रहा है मार्केट को। तो यानी कि बुल यानी कि मार्केट को उठाना, बियर यानी कि मार्केट में प्राइस को डाउन करना शेयर मार्केट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और मैं एक रिकमेंड करूंगा, इस लेक्चर को दोबारा भी देखिएगा, अंडरस्टैंड और नोट, जो भी अभी प्लीज सर। होंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप शेयर मार्केट की क्लास में आ गए हैं? शेयर मार्केट की क्लास में तो नहीं है? चलिए ठीक है। अब हम आपको शेयर्स के और भी टाइप बताते हैं। नाउ अदर टाइप इज स्क्रिप्ट शेयर, स्वीट शेयर। स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है? लगाते हैं पैसे, क्या नाम है, सप्तऋषि जी, मार्केट में। हाँ सर, लगाते हैं। तो आपको तो अच्छे से पता होगा, फिर आपको क्या समझने की जरूरत है कि नहीं? स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है? ये एक वो शेयर होता है जो कि दिया जाता है एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर को बिना किसी चेंज के, उसको स्क्रिप्ट शेयर कहा जाता है। मान लीजिए कि मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, मैं पर्सन हूं, मेरे पास रिलायंस के ऑलरेडी शेयर्स हैं, मेरे पास रिलायंस के ऑलरेडी शेयर्स हैं, और मेरे को रिलायंस शेयर उसी प्राइस पे दे देता है। यानी कि मेरे पास ऑलरेडी शेयर है, तो रिलायंस ने सोचा कि अरे यार, इनको तो देना चाहिए, ये तो हमारे पुराने कस्टमर है कि नहीं? ऐसे नहीं होता? जिस टाइम पे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, मार्केट में भी, दुकान पे आप जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं कहीं पे, क्या बोलते हैं? अरे भैया यार, आप ऐसे करोगे, आप बार्गेनिंग नहीं करोगे, हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं, आप 100 रुपए में दोगे ये चीज हमको, हम नहीं आते हैं दुकान पे, चलो ठीक है 50 रुपए में ले जाओ, है कि नहीं? तो सेम विद दिस, रिलायंस क्या बोलता है, अरे ये तो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, इनको देते हैं हम सबसे पहले शेयर। ठीक, तो वो बिना किसी चार्ज के अपने शेयर किसको दे देते हैं? जो कि पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो शेयर होल्डर होते हैं, पैसे भी नहीं लेते ये, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं? स्क्रिप्ट शेयर या बोनस शेयर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उन्हीं को ही बिना किसी चार्ज के शेयर दे दिया जाना स्क्रिप्ट शेयर या बोनस शेयर कहा जाता है। स्वीट शेयर किसे कहा जाता है? स्वीट यहाँ पे मीठे से नहीं है कि मीठा मीठा शेयर मिलेगा। ये शेयर ये है कि जो भी, जस्ट लाइक जो भी रिलायंस कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय है, उनको शेयर दिया जाना, सबसे पहले एम्प्लॉय को शेयर दिया जाना, उसको स्वीट शेयर कहा जाता है। यानी कि कंपनी के द्वारा अपने ही एम्प्लॉय को बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी चार्ज शेयर दिया जाना, विदाउट एनी चार्ज शेयर दिया जाना स्वीट शेयर कहलाता है। ठीक है, दोनों में इतना सा डिफरेंस है। स्क्रिप्ट शेयर यानी कि जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, स्वीट शेयर यानी कि एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस क्रिएट, मतलब डिफरेंस समझ लेना। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर। Now, there is a price band, a process of public issue where the company gives a price range known as price band, and it is left upon the share applicant to quote their prices on it. The highest bidder getting the share. देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्राइस बैंड का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि जो एक रेंज प्रस्तुत कर दी गई है रिलायंस के द्वारा, रिलायंस के द्वारा मान लेते हैं कि रिलायंस ने अपने शेयर्स को इशू करा, ठीक है। अब उसने अपनी एक प्राइस रेंज दी कि 10,000 से 20,000 के बीच में उसकी प्राइस रेंज रहेगी, ठीक। अब 10,000 से 20,000 के बीच में प्राइस रेंज रहेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो वो एप्लीकेशन भरी है वो कितने प्राइस की भरी है। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ज्यादा हाई प्राइस की एक एप्लीकेशन देगा शेयर के लिए, उसका अप्रूवल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक। किस्मत की बात रही कि इफ अगर आपने लो प्राइस रखे और आपका शेयर भी, आपको भी इशू हो गए उस कंपनी के शेयर, बट हाँ, एप्लीकेशन मैक्सिमम उसकी इशू हो जाते हैं जिसको, जो कि सबसे ज्यादा हाई प्राइस रखता है और सबसे ज्यादा शेयर उसके खरीदता है। तो यानी कि एक प्राइस बैंड दिया जाता है किसी भी एक कंपनी के द्वारा कि भाई साहब, हमारे जो शेयर का जो प्राइस रहेगा वो इतने से इतने के बीच रहेगा, एंड दिस इज नोन एज प्राइस बैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपको समझाते हैं। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स, फ्यूचर्स, एनीवन हु नोज फ्यूचर? सप्तऋषि जी, क्या होता है फ्यूचर? सर नो आइडिया सर। फ्यूचर, भविष्य होता है फ्यूचर। ऐसे वो फ्यूचर ओ, हाँ, मैंने समझा कि इकोनॉमिक्स का कोई टर्म अरे होगा। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ कि फ्यूचर का मतलब सिर्फ भविष्य नहीं होता है, ये फ्यूचर्स इसमें भी इकोनॉमी में ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म, ओके, चलो बताते हैं फ्यूचर को। अच्छा, वैसे टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है, क्योंकि इसमें काफी और जो टर्म्स हैं वो मैं सोच रहा हूँ कल स्टार्ट करने की। इशूड के, चलो छोटी छोटी टर्म्स जितनी भी हैं वो अभी बता देते हैं। बाकी तो OFCD क्या होता है, डेरिवेटिव्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, पेनी स्टॉक बता देते हैं, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये इशूड कैपिटल, ये सारी चीज बता देते हैं। फ्यूचर्स का मतलब कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली है कि जो एक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अलाउड इन शेयर्स where a future price is quoted for the shares and the payment and delivery takes place on the predetermined date। आपने कोई भी एक, जस्ट लाइक
कि कोई भी एक शेयर खरीद लिया गया है और हमने बता दिया कि भाई साहब जो मतलब जस्ट लाइक जैसे आपने कुछ भी एक एक सामान खरीदा, मान लीजिए कि आपने कोई भी एक आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं, बट वो जो मोबाइल है वो फ्यूचर के प्राइस पर दिया जा रहा है। अभी आप में ये नहीं बोलेंगे कि आज जो इसका प्राइस चल रहा है, नहीं, उसने बोला कि भाई साहब इस मोबाइल के प्राइस कल को जाके 20,000 होंगे, ध्यान रख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब 10,000 में नहीं दूंगा, भले से आज 10,000 चल रहे हैं, डजेंट मैटर। ठीक। तो उन्होंने क्या करा, फ्यूचर्स का मतलब ये है कि कोई भी एक शेयर का इशू होना फ्यूचर प्राइस पे, बट प्री जो आपने डेट डिटरमाइन करी है उस दिन आपको वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये शेयर इशू हो रहा है वो फ्यूचर के प्राइस को देख के इशू हो रहा है कि कल को जो ये प्राइस है इसका वो इतना जाएगा और हम इसी पे ही आपको ये शेयर देंगे। ठीक है। तो यानी कि फ्यूचर को देख के किसी भी एक शेयर का इशू होना, फ्यूचर प्राइस, ठीक है, इतना जाएगा, तो वो आपका फ्यूचर्स कहलाया जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है? ये जो छोटी छोटी टर्म्स मैं समझा रहा हूँ इनको ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। स्प्रेड कुछ नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस रहता है कि आपने कितने पे शेयर खरीदा और कितने पे आपने मार्केट में वो बेचा। मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का एक शेयर खरीदा और आपने 20,000 रुपए पर शेयर बेच दिया, एंड द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज स्प्रेड। ठीक, तो 10,000 का डिफरेंस आया यानी कि 10,000 का आपको प्रॉफिट आया। या मान लीजिए कि आपको 5,000 का लॉस हो जाता है, 10,000 का खरीदा आपने और 5,000 का बेचा पर शेयर, तो उस टाइम पे 5,000 का लॉस हो गया। तो यही जो एक डिफरेंस है बाइंग एंड सेलिंग में, वो आपका स्प्रेड कहलाता है। ओके, एंड दिस इज नोन एज स्प्रेड। ठीक, नाउ आगे देखते हैं, आगे कौन सी एक टर्म, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ये एक वो लिमिट है कि जिस पे आप अपने शेयर को इशू कर सकते हैं कंपनी के थे, यानी कि देर इज अ लिमिट ऑन शेयर्स। और बेसिकली किस चीज की लिमिट है? अगर आप देखेंगे, दिस इज फिक्स्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट लॉ। यानी कि ऐसा नहीं कि आप मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर में मेमोरेंडम होते हैं, उसके अंदर में एसो दो मेमोरेंडम है, एक MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक AOA, ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध कितना भी शेयर निकाल देंगे मार्केट में, नहीं, देर इज अ लिमिट कि आप इतने रुपए का ही निकाल सकते हैं। कैपिटल यानी कि वही पैसा कि आप इतने कैपिटल का ही शेयर को इशू कर सकते हैं मार्केट में। ठीक, इससे ज्यादा आप इशू नहीं करेंगे। इसको नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक, तो ऑथराइज्ड वही कि जो जितनी कैपिटल की आपको ऑथोरिटी मिली है मार्केट में उतारने की। ठीक। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल कुछ नहीं होता है। पेड अप कैपिटल इज जस्ट लाइक कि जो भी जितनी भी ये आपको ऑथराइज्ड लिमिट मिली है, जो कि एक ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट मिली है, तो जो भी एक पार्ट पे करा जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, वो क्या होता है? पेड अप कैपिटल। अ डिफरेंस में अरोज बिकॉज ऑल शेयर ऑथराइज्ड माइट नॉट बी इशूड और इशूड शेयर आर ओनली पार्शली पेड अप। देखो, पेड अप कैपिटल ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे ऑथराइज्ड मिला, आपको ऑथोरिटी मिली कि आप अपनी कंपनी के 10 शेयर बेच सकते हैं, 10 शेयर बेच सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे शेयर बिकेंगे। मान लीजिए कि आपका 5 शेयर बिका, तो यानी कि ये जो 5 शेयर की वैल्यू है यही एक कैपिटल, इसी को ही हम बोलेंगे क्या? पेड अप कैपिटल। यानी कि जितने शेयर्स की आपको अथॉरिटी बिके और जितने उसमें से बिके और जितना आपको कैपिटल आया, वही आपका क्या है? वो एक पेड अप कैपिटल है, यानी कि जो आपको एक पैसा आया। यानी कि द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी दैट हैज एक्चुअली बीन पेड बाय शेयर होल्डर। यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा जितना भी पैसा आपके पास आया, जितनी भी ऑथोरिटी थी, जितनी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी आपकी, की इतनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है और उसमें से आपके 5 शेयर बिके, और जो शेयर होल्डर्स के द्वारा जितने भी शेयर्स खरीदे गए और उनसे जो पैसा आया, वही आपका एक पेड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कुछ नहीं होता है, ये भी एक छोटी टर्म है। इशूड कैपिटल, देखो ये बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम टर्म्स लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ है नहीं। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ऑथोरिटी आपको मिली 10 शेयर्स की,
ठीक है, अथॉरिटी आपको मिली 10 शेयर्स की, लेकिन आपने 10 के 10 शेयर न निकाल के आपने कितने शेयर निकाल दिए, आपने निकाल दिए कितने, 8 शेयर। तो यानी कि आपकी जो टोटल वैल्यूएशन मिली, कि मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप 1 करोड़ रुपए के तक के शेयर निकाल सकते हैं, 10 शेयर, लेकिन आपने क्या करा कि चलो ठीक है, हमको इतनी भी जरूरत नहीं है, हम 80 लाख रुपए तक के ही निकाल देते हैं। तो यानी कि ये क्या है, इशूड कैपिटल, जो कि आपने मार्केट में इशू करी। ऑथोराइज्ड आपको था 10 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक का, कि आप 10 शेयर निकाल दो 1 करोड़ रुपए तक के लिए, लेकिन कंपनी ने इशू करा सिर्फ 8 शेयर 80 लाख रुपए के, कि चलो ठीक है मैं इतने निकाल देता हूँ। दिस इज नोन एज इशूड कैपिटल, जो कि आपके द्वारा इशू करी गई है। ठीक। लास्ट टर्म बता देता हूं आज के लेक्चर की, दैट इज पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक इज जस्ट लाइक कि कोई भी एक शेयर, मान लीजिए कि आपने 1990 में खरीद के रख लिया कि चलो कुछ ना से कुछ तो सही है, और उसके अचानक से आज 2024 में प्राइस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आप करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति। और ऐसे बहुत से लोगों की आपने कहानी सुनी होगी। कोई एक कंपनी जो कि उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से नहीं चल रही थी, आई थिंक एमआरएफ की कहानी है, पता नहीं किसकी, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। शायद एमआरएफ एक टाइम पे लॉस मेकिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे किसी एक पर्सन ने उसके शेयर्स खरीद लिए थे कुछ रुपए के, हजारों रुपए में, आई थिंक थाउजेंड्स में, ये मान लेते हैं कि 10-20 हजार के कोई शेयर्स खरीद लिए। लेकिन उसने क्या करा कि वो जो कंपनी थी वो लॉस में चली गई, उसने सोचा यार नुकसान तो हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको अब मार्केट में ही डले रहने देता हूँ, नुकसान तो वैसे भी हो ही रहा है, निकाल लूंगा तो और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे कुछ आएंगे नहीं, खत्म ही हो गए। तो उसने वो पैसे निकाले नहीं, लगे के लगे रहने दिए। और 2024 में वो कंडी जो जो उसने 10-20 हजार के जो भी वो उसने शेयर खरीदे थे, आज वो कितने 10-20 करोड़ रुपए के बिक गए। क्यों? क्योंकि एमआरएफ, वो क्यों हुआ है उसका प्राइस, क्योंकि एमआरएफ की मान लेते हैं क्या कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट में, और एमआरएफ का जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और जिसकी वजह से उसके जो शेयर्स के प्राइस थे वो हाई चले गए। ठीक, तो पेनी स्टॉक कि आपने सोच लिया कि चलो ये तो भाई ठीक है, कई सालों बाद जाके आपको इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही हम यहाँ पे करते हैं, बाकी हम कल जानेंगे काफी चीजों के बारे में। ओके। और थोड़ा सा टाइमिंग इशू के कारण आज तो काफी लोग आ भी नहीं पाए। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, थैंक यू एवरीवन। और इफ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डाउट रिजॉल्व करेंगे। और बाकी सीसेट के लेक्चर आप देख ही रहे होंगे, और सीसेट में भी कोई डाउट है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो और इस बैच की फीस क्या है जो कि आपको पता है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।